हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सबके। तो आज की क्लास में हम आवेश का संरक्षण पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे युग्म उत्पादन, ये तो आवेश के संरक्षण में ही आता है। उसके बाद आवेश की निश्चरता हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश की योज्यता या आवेश का युग्मन। ठीक है, तो ये हम आज की क्लास में सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था बेटा, आवेश का क्वांटीकरण। तो बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है वो है आवेश के मूलभूत गुण। उनमें से कितने गुण होते हैं आपको पता है। पहला गुण होता है आवेश का क्वांटीकरण, दूसरा गुण होता है आवेश का संरक्षण, तीसरा गुण होता है आवेश की निश्चरता और चौथा गुण होता है आवेश की योज्यता। तो ये 4 गुण होते हैं, इनमें से हमने एक गुण पढ़ लिया। तो कल आपको जो लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था एवोगाद्रो लॉ और जो मोल कंसेप्ट पर क्वांटीकरण के जो न्यूमेरिकल थे वो समझ में आया सबको। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण जो इसकी डेफिनेशन है वो तो हमें आती होगी कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आप आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते, आवेश को आप नष्ट नहीं कर सकते, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आप स्थानांतरित कर सकते हो। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन, या किसी भी वस्तु पर आवेश क्या होता है। आवेश कैसे आता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। तो आप आवेश का मतलब आप इलेक्ट्रॉन को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो। आपके दिमाग में यही बात आई। बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हो। और हम देखते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कौन स्थानांतरित होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। समझ में आई थी बात। ओके, हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं जो आवेश के संरक्षण को अच्छी तरह से आपको क्लियर कर देगा। तो ये देखिए, ये क्या है, यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 क्या होता है बेटा, ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। क्या होता है ये, रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ बताऊँ क्या होते हैं, वो बहुत ही अस्थायी होते हैं। अस्थायी होने के कारण उन पर जब न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, देखिए इस पर ये न्यूट्रॉन दिख रहा है आपको, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन क्या करता है, आप ये समझ लो कि इस यूरेनियम से टक्कर करता है। क्या करता है, टक्कर, या इससे जुड़ जाता है। और जैसे ही यूरेनियम से न्यूट्रॉन जुड़ जाता है तो ये बन जाता है यूरेनियम 236। दिख रहा है, ठीक है। ये यूरेनियम 236 बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है। इसके कारण ये 2 भागों में टूट जाता है, एक तो बेरियम और एक क्रिप्टॉन। ठीक है, तो ये यूरेनियम 236 बेरियम और क्रिप्टन 2 भागों में टूट जाता है। तो ये कौन ऐसे टूट जाते हैं जो कि रेडियो एक्टिव, सारे नाभिकों में ऐसी गुण नहीं होते, सारे परमाणु में ऐसे गुण नहीं होते कि ये 2 भागों में टूट जाए। ये गुण केवल किस में होता है, ये गुण केवल यूरेनियम में होता है। मतलब यूरेनियम में नहीं, रेडियो एक्टिव पदार्थ में। यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया। तो ये सब जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो ऐसे अस्थायी होते हैं और वो उनमें विखंडन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं विखंडन से पूर्व कितना आवेश था और विखंडन के पश्चात कितना आवेश है। तो देखिए, विखंडन के पूर्व यूरेनियम के पास कितना आवेश था। आवेश का पता होता है आपको कि आपको एटॉमिक नंबर देखना होता है, परमाणु क्रमांक देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए यूरेनियम के पास कितना है, न्यूट्रॉन के पास कितना है, 0, और यूरेनियम के पास कितना है, 92। तो चार्ज कितना हो गया बेटा, कितना, इसका मतलब 92 + 0 कितना हो गया, 92। तो चार्ज हो गया 92E। 92 तो इलेक्ट्रॉन हुए ना, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6। तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज कितना था, पहले 92E था। ओके, अब विखंडन के बाद ये बन गया बेरियम और क्रिप्टॉन, है ना। रुको, बेरियम बन गया, क्रिप्टॉन बन गया, 1 मिनट, और 3 न्यूट्रॉन मिले। तो अब देखिए बेरियम का कितना है, बेरियम का 56, क्रिप्टॉन का कितना है, 36, न्यूट्रॉन का कितना है, न्यूट्रॉन का बेटा ये 0 होता है। आगे 0 की 3 से गुणा भी करोगे तो भी 0 आएगा। 56 और 36 कितने हो गए, 92। तो विखंडन से पूर्व भी कितना आवेश था, कुल 92 था, और विखंडन के पश्चात भी 92। तो जितना आवेश पहले था बाद में भी उतना ही है। इसका मतलब आवेश संरक्षित है।
संरक्षित का मतलब समझ में आया कि ना आवेश में कोई वृद्धि हो रही है ना आवेश में कोई कमी हो रही है, तो ये होता है संरक्षित। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया कि विखंडन से पूर्व और विखंडन के पश्चात आवेश संरक्षित है। दूसरा, जलीय विलयन में नमक निम्न प्रकार आयनित होता है। जब हम पानी में नमक को डालते हैं तो नमक कैसे विभक्त हो जाता है, Na+ और Cl- हो जाता है। तो पहले NaCl था जब, तब इस पर कोई भी आवेश नहीं था, Q = 0 था, कोई भी आवेश नहीं है ना, उदासीन है। जैसे ही पानी में डूबा तो Na हो गया प्लस, मतलब प्लस का मतलब +E, भाई ऊपर एक प्लस है ना बेटा, तो इसको वैलेंसी होती है, तो ये +1 प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे +E। और Cl- हो गया तो इस पे चार्ज कितना आ गया बेटा, -E, प्लस E- कितना हो गया, 0। तो आयनित होने से पहले भी कुल आवेश कितना था, 0। आयनित होने के पश्चात भी कुल आवेश कितना हो गया है, 0। समझ में आई बात? ओके। ये सभी किसके उदाहरण चल रहे हैं बेटा, आवेश के संरक्षण के, कि पहले भी आवेश 0 था, अभी भी आवेश 0 है। अब एक और एग्जाम्पल है युग्म उत्पादन, ये भी आवेश संरक्षण का ही एग्जाम्पल है। विद्युत आवेश संरक्षित रहता है। युग्म उत्पादन की घटना में, ये इस घटना को बोलते हैं हम युग्म उत्पादन। इसमें क्या होता है कि ये आप एक गामा रे होती है। क्या होती है, गामा रे। आप कहोगे सर गामा रे क्या होती है? गामा रे एक रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 तरह की वेव्स होती हैं, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। तो उनमें से ये गामा रे है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जब ये किसी हैवी मेटल से टकराती है तो गामा रे बेटा, जो गामा किरण है ना, ये जो है ये अपने आप पे उदासीन होती है, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है, तो इसमें आवेश कितना है, 0। ये गामा किरण क्या करती है, जब भी किसी भारी धातु से टकराती है तो टकराने के पश्चात इससे एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, देखो इलेक्ट्रॉन, और एक उत्पन्न होता है पॉजिट्रॉन। क्या उत्पन्न होता है, पॉजिट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण होता है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, परंतु चिन्ह धनात्मक होता है, मतलब आवेश का मान धनात्मक। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, -1.6 10 की घात -19, और पॉजिट्रॉन पे होता है +1.6 10 की घात -19। तो द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है पॉजिट्रॉन का, लेकिन आवेश इस पर धनात्मक होता है, बस आवेश धनात्मक होता है। तो पॉजिट्रॉन, नाम ही समझ में आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जिस पर, पॉजिट्रॉन। तो आप कहोगे सर मतलब पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन एक ही बात होती है कि ये क्या होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा समझाओ। ओके, तो देखो बेटा, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। कितना आवेश होता है, -1.6 10 की घात -19। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 10 की घात -31। याद रखो बेटा ये सब चीज़ें, ठीक है। अब प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन एक ऐसा कण होता है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का कितना है बेटा, 9.1 10 की घात -31, तो प्रोटॉन का होता है 1.67 10 की घात -27 kg। तो अगर इसको कैलकुलेशन करोगे तो पता लगेगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज़्यादा होता है। मतलब तुम समझ लो 1837 अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, उनका द्रव्यमान मिल जाए, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बनेगा। समझ में आई बात? तो प्रोटॉन, लेकिन प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। देखो आवेश इसका भी सेम है, 1.6 10 की घात -19। बस है क्या, पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पे भी चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। और पॉजिट्रॉन पे भी क्या होता है, 1.6 10 की घात -19, और पॉजिटिव ही होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन का मास कितना होता है, तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है ना। तो पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में क्या फ़र्क है बेटा, तो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान अलग है, प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग है, लेकिन पॉजिट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश समान है। तो ये तीनों का मैं फ़र्क समझ में आया आपको कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन क्या होते हैं। ओके, अब हुआ क्या इसी एग्जाम्पल में युग्म उत्पादन में कि एक गामा किरण आती है और वो एक भारी तत्व से टकराती है। उसके बाद क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक पॉजिट्रॉन बनता है।
तो आप कहोगे सर अभी आप कह रहे थे आवेश संरक्षण में कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को हम आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते, तो ये आवेश उत्पन्न हो गए ना आपके। हाँ, अब ये बताता हूँ आपको मैं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना, 1.10⁻⁻19। प्रोटॉन पे कितना, पॉजिट्रॉन पे कितना, प्लस 1.10⁻⁻19। दोनों को ऐड करो, कितना चार्ज आ गया, 0, क्योंकि प्लस माइनस ये हो गए 0। चार्ज पहले भी कितना था, 0, बाद में भी कितना है, 0, तो क्या हो गया, आवेश संरक्षण। अब यहाँ पर लेकिन एक बात आती है, आवेश तो संरक्षित हो गया, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हमने उत्पन्न तो किए। तो आंसर है इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा तो पॉजिट्रॉन जरूर उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पन्न तो हो सकते हैं लेकिन युग्मों में, समझ में आई बात, आवेश उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन युग्मों में। लेकिन जब उत्पन्न भी होंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, या ये बात फिक्स होगी कि आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। जितना नेगेटिव चार्ज बनेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी बनेगा। तो इस प्रक्रिया में हुआ क्या, गामा किरण आई, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बने, लेकिन जितना नेगेटिव चार्ज बना उतना ही पॉजिटिव चार्ज बना, तो टोटल चार्ज अभी भी कितना है, 0। ये बात क्लियर हुई आपको, ओके। तो ये एग्जाम्पल था युग्म उत्पादन। और एक और एग्जाम्पल आता है जिसको हम बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का विनाश। एक और टॉपिक आता है, मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। वो उसमें क्या होता है, उसमें उल्टा होता है। उसमें हम क्या करते हैं, लैब में क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और एक पॉजिट्रॉन लेते हैं और उनकी आपस में बहुत ही तेज़ी से टक्कर करवाते हैं, और वो जैसे ही टक्कर करते हैं तो एक गामा किरण बनती है। क्या बनती है बेटा, गामा किरण। तो यहाँ पर भी आवेश नष्ट हो गया। देखिए यहाँ पर कितना आवेश है, इस पर -1.6×10⁻⁻19, और इस पर चार्ज कितना है, +1.6×10⁻⁻19। तो देखिए टोटल चार्ज अभी भी कितना है, 0। और जब ये टकराते हैं तो क्या बनती है, गामा किरण, और उस पर भी चार्ज कितना होता है, 0। तो पहले भी चार्ज कितना था, 0, अभी भी चार्ज कितना है, 0। तो चार्ज इज कंजर्व्ड, आवेश रहता है संरक्षित। लेकिन इसमें क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन को नष्ट कर दिया, वो तो खत्म गए ना दोनों। तो ये बात हमारी गलत आगे सिद्ध हो गई कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। आपने युग्म उत्पादन में देखा कि आवेश को हम उत्पन्न कर रहे थे, आपने इससे द्रव्य के विनाश में देखा हम आवेश को नष्ट कर रहे हैं। तो फिर वो बात कैसे हुई, तो हम यहाँ पर अब हम डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे और लिखेंगे आवेश को उत्पन्न भी कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन केवल युग्मों में। ये बात क्लियर हुई, आवेश को उत्पन्न भी किया जा सकता है, आवेश को नष्ट भी किया जा सकता है, लेकिन केवल युग्मों में उत्पन्न हो सकते हैं और युग्मों में ही नष्ट हो सकते हैं, लेकिन कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा। ओके, तो अगर पेपर में 1 मार्क की डेफिनेशन आती है तो आप ये वाली लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे यार, ठीक है। बाकी समझ में आ गई ना, बात क्लियर होगी, ओके। अब बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट गुणधर्म आता है आवेश की निश्चरता। ये निश्चयता नहीं है बेटा, निश्चरता है, निश्चरता। निश्चर का मतलब होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो परिवर्तित नहीं होता। निश्चर मतलब अडिग रहता है जो, ठीक है। जैसे मान लो हमारे दोस्त आ गए और हमें कह रहे हैं अच्छा मूवी देखने चलते हैं, तो हम कहते हैं नहीं हमें पढ़ाई करनी है। इसका मतलब हम निश्चर हैं पढ़ाई करने के लिए, हम पढ़ाई से हिलेंगे नहीं, वो होती है निश्चरता। तो आवेश का निश्चरता को देखते हैं हम क्या होता है। तो देखिए जब मास होता है, द्रव्यमान होता है, अब लाइट की स्पीड की बात करेंगे हम। जैसे एक वस्तु है, ठीक है, उसका द्रव्यमान m है, उस वस्तु को हमने गति करवा दिया लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड मतलब प्रकाश की चाल से। प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो हमने इस वस्तु को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गति करवा दिया, या 2 लाख किलोमीटर, मतलब लाइट की स्पीड के आसपास की स्पीड से हमने इसको गति करवा दी। तो क्या होता है, आइंस्टीन के अनुसार जब भी कोई वस्तु लाइट की स्पीड से चलती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। क्या होता है, उसका द्रव्यमान बढ़ता है। तो इस वस्तु का द्रव्यमान पहले m था, या मान लीजिए जब ये रुकी हुई थी, रेस्ट में थी, तब इसका द्रव्यमान m0 था।
लेकिन जब ये प्रकाश की चाल से चलेगी तो इसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। किस सूत्र से? इस सूत्र से। तो आइंस्टीन का ये सूत्र बताता है कि जब भी कोई वस्तु प्रकाश की चाल के आसपास की चाल से गति करती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। लेकिन अगर मान लीजिए इस वस्तु पर द्रव्यमान तो m था और आवेश q था, और ये लाइट की स्पीड के आसपास की स्पीड से चलती है, तो इसका द्रव्यमान में तो वृद्धि होगी लेकिन आवेश में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो यदि कोई वस्तु प्रकाश की चाल के आसपास की चाल से गति कर रही है तो उसके द्रव्यमान में तो परिवर्तन होता है लेकिन आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब ये रुकी हुई थी तब भी इस पर आवेश क्यों था, जब ये प्रकाश की चाल से चल रही है तो भी इस पर आवेश क्यों है। इसका मतलब आवेश अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, इसका मतलब आवेश निश्चर है। ये बात क्लियर हुई आपको? ओके। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम ये एग्जाम्पल लेते हैं कि एक वस्तु है जो प्रकाश की चाल से आधी चाल से गति कर रही है, मतलब उसकी वेग कितना है? c/2, प्रकाश की चाल का आधा। और ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है बेटा? ये जो m है वो जिस समय प्रकाश की चाल से चल रही है उस समय उसका द्रव्यमान। ये m0 क्या है? जब वो रुकी हुई थी, विरामावस्था में थी, तब उसका द्रव्यमान। ये v क्या है? उस वस्तु का वेग। और c क्या है? प्रकाश का वेग। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। m की जगह m0 की जगह m0 1 - c²/v² था, और v² की जगह हम पुट कर देंगे c²/4। v²/c² है, v² की जगह हम पुट कर देंगे इस v² की जगह c²/4। तो ये देखिए c²/4, c² से c² कैंसिल, ये आ गया 1 - 1/4, ये बन जाएगा √3/4, और ये आ जाएगा √4 का 2 चला जाएगा यहाँ ऊपर, 2m0/√3। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 1.1 m0। मतलब इसका द्रव्यमान 1.1 गुना बढ़ गया। मान लीजिए कि जब ये विरामावस्था में थी तब इसका द्रव्यमान m0 10 kg था, तो अब 1.1 गुना बढ़ गया, तो अब इसका द्रव्यमान हो गया 11.1 kg। क्लियर होगी बात आपको? ओके। तो लेकिन द्रव्यमान बढ़ता है लेकिन आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब आइंस्टीन ये कह रहा है, आइंस्टीन के अनुसार यदि कोई वस्तु प्रकाश की चाल के निकट गति करती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। किसी वस्तु पर आवेश उस वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, मतलब द्रव्यमान तो वृद्धि हो रही है लेकिन आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये बात आपको क्लियर हुई? किसी वस्तु पर आवेश उस वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, चाहे वस्तु का वेग कुछ भी हो, उस वस्तु पर आवेश नियत रहता है। चाहे वस्तु रुकी हुई है, चाहे वस्तु गतिमान है, उसके आवेश पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसे ही आवेश की निश्चरता कहते हैं। मतलब आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसे ही क्या बोलेंगे? निश्चरता बोलेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट गुणधर्म आता है आवेश की योज्यता या आवेश का युग्मन। उससे पहले हमें चालक और सुचालक के कुछ गुण को पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये एक मैं वस्तु लेता हूँ और इसको मैं आवेश देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने केवल इतने पोर्शन में आवेश दिया। ये देखो माइनस माइनस माइनस, पूरी वस्तु पे नहीं दिया, केवल इतने पोर्शन में दिया। लेकिन अगर ये वस्तु चालक है तो ये आवेश अपने आप पूरी वस्तु की सतह पर वितरित हो जाएगा। तो चालक या सुचालक में क्या होता है? आवेश सतह पर समान रूप से अपने आप वितरित हो जाता है। मैंने केवल आवेश यहाँ दिया लेकिन वो आवेश बराबर रूप से पूरी वस्तु पर अपने आप वितरित हो जाएगा। लेकिन अगर कुचालक होती, अब मान लीजिए कुचालक की बात करते हैं, तो कुचालक में मैंने केवल आवेश यहाँ दिया तो वो यहीं रहेगा, पूरी वस्तु में समान रूप से वितरित नहीं होगा। तो कुचालक में आवेश समान रूप से वितरित नहीं होता और चालक में समान रूप से वितरित होता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। चालक की सतह पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, कुचालक की सतह पर आवेश एक समान रूप से वितरित नहीं होता है। आवेश की युग्मन, अब ये बात तो क्लियर होगी सबको। अब आवेश का युग्मन और देख लेते हैं। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक वस्तु है, ठीक है, उस पर ये कुचालक मान लेते हैं। इस पर यहाँ पर आवेश है +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर आवेश है -1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर आवेश है -3 माइक्रोकूलम, यहाँ पर इधर इस पॉइंट पर।
सब आवेश वस्तु के अंदर ही है। तो वस्तु का कुल आवेश कितना होगा, तो जोड़ लो, +2 -1 और -3 -4 और +2 -2, तो कुल आवेश क्या हो गया -2। तो कुल आवेश कहने का मतलब अगर किसी भी वस्तु के अलग अलग भागों में आवेश हैं तो कुल आवेश सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होगा, मतलब सभी आवेशों को हम जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने जोड़ा ना -1 -3 -4 और +2 -2, तो आवेश के युग्मन के गुण के अनुसार किसी निकाय पर कुल आवेश उसके अलग अलग बिंदुओं पर आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आई? तो ये हमारे कंप्लीट हो गए आवेश के मूलभूत गुणधर्म। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आवेशन की विधियां। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय।